नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका काइनेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन कोचिंग में। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 12th की फिजिक्स का अगला टॉपिक और अगला लेक्चर क्या है। देखिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, यानी कि कूलाम्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में अरेंज करना है, कूलाम के नियम को सदिश रूप में अरेंज करना है। ठीक है, तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, राजस्थान बोर्ड के लिए या स्टेट बोर्ड के लिए एक बिंदुवत आवेश है Q1, एक दूसरा बिंदुवत आवेश है Q2 और दोनों r दूरी पर स्थिर रखे हुए हैं। तो हमने देखा था Q1 आवेश Q2 पर बल लगाता है और Q2 आवेश Q1 पर बल लगाता है। दोनों बलों का हमने परिमाण देख लिया था कूलाम बल नियम से, K Q1 Q2 अपॉन में r², यही देखा था। बिल्कुल सर, यानी कि हमने परिमाण देख लिया था कितना बल लगता है, पहला आवेश दूसरे पर कितना बल लगाता है और दूसरा पहले पर कितना बल लगाता है, ये हमने देख लिया था। F की वैल्यू, परिमाण हमने देख लिया था। बल जो है ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, यानी कि फोर्स जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी कि परिमाण के साथ साथ उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, यानी कि दिशा भी होती है। तो मैग्नीट्यूड की बात हम लोगों ने कूलाम के बल नियम में कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की, यानी कि दिशा की। कहाँ, किस टॉपिक में, तो उसके लिए है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है, क्या नहीं, क्या इससे हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, वो हम लोग देखेंगे फाइनली जब हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण या डायरेक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक निर्देश तंत्र हमें मानना पड़ेगा, यानी कि जिसके सापेक्ष हम लोग काम कर रहे हैं एक तंत्र हमें मानना पड़ेगा। तो वो हो गया हमारे पास, देखिए एक्स वाई हम लोग निर्देश तंत्र लेकर के चल रहे हैं। ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों जिस बिंदु पर काटती है वो आपका क्या हो गया है, मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन पॉइंट हो गया O। अच्छा, यहां से मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R1 पर बिंदु है कैपिटल A, जिस पर आवेश रखा हुआ है Q1, और मूल बिंदु O से ही स्थिति सदिश R2 पर, R2 वेक्टर पर एक बिंदु है B, जहां आवेश रखा हुआ है Q2। तो देखिए, समझिए आप कि मूल बिंदु O के सापेक्ष हमने क्या किया कि मूल बिंदु O से R1 वेक्टर पर एक आवेश रख लिया है Q1 वेक्टर, और मूल बिंदु से ही R2 वेक्टर स्थिति सदिश पर एक बिंदु है B, जहां पर आवेश रख लिया है Q2, और दोनों आवेश जो है वो कैसे हैं, सजातीय आवेश हैं। तो पहली कंडीशन आप लेकर के चलिए, कूलाम का जो हम लोग सदिश निरूपण पढ़ रहे हैं वो कौन से आवेश के लिए पढ़ रहे हैं, पहले सजातीय आवेशों के लिए, सजातीय आवेशों के लिए। ठीक, तो हम कर रहे हैं पहले सजातीय आवेशों के लिए, उसके बाद करेंगे हम लोग विजातीय आवेशों के लिए या विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए। तो समझिए क्या है कि यहां लिख दो आप, माना Q1 व Q2 स्थिर बिंदुवत आवेशों को, बिंदुवत आवेशों को मूल बिंदु से क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर स्थिति पर रखा गया है। ठीक है, ये हमने मान लिया। चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये R1 वेक्टर और R2 वेक्टर जो है हमारे स्थिति सदिश हो गए, और Q1 से लेकर के अगर मैं Q2 के बीच की दूरी की अगर बात करूं तो ये मेरे पास, मैंने इसको मान लिया R परिमाण। ठीक है, यानी कि ये जो विस्थापन सदिश आपका आएगा
ये विस्थापन सदिश के रूप में अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या होगा, उसके लिए मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि विस्थापन कैसी है, सदिश राशि होती है। तो Q1 से लेकर के Q2 की ओर अगर मैं देखूंगा, देखिए विस्थापन सदिश अगर मैं Q1 से Q2 की तरफ देखना चाहता हूँ, Q1 से Q2, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि Q1 से लेकर के Q2 की जब मैं इसका विस्थापन सदिश देखूंगा तो उसको मैंने मान लिया है R12 वेक्टर। क्या मान लिया मैंने उसको, R12 वेक्टर। तो यहां पर आप क्या मान रहे हो, माना Q1 आवेश से Q2 आवेश, Q1 से Q2 की ओर स्थिति सदिश, सॉरी विस्थापन सदिश, Q1 से Q2 आवेश की ओर विस्थापन सदिश क्या होगा, तो विस्थापन सदिश वो हमने क्या माना है, वो हमने मान लिया है R12 वेक्टर। और इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, वो आप 11th क्लास में पढ़े हो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है आप लोगों को। या मैं ये कह रहा होता कि A से लेकर के, A बिंदु जो है वहां से B बिंदु की ओर स्थिति सदिश अगर हम लोग बताएंगे, A से B की ओर जो डायरेक्शन विस्थापन सदिश बताएगा उसको हमने क्या मान लिया, RAB वेक्टर। तो उसको किस तरीके से ओपन करते हैं हम लोग, सर RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, इस तरीके से ओपन करते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने इसको ओपन कर लिया है कि R12 वेक्टर बराबर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सर। और ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा Q2 से Q1 आवेश की ओर, Q2 से Q1 आवेश की ओर विस्थापन सदिश कौन सा है, तो Q2 से Q1 की ओर विस्थापन सदिश वो हमने फिक्स कर लिया किसको, R21 वेक्टर। वो क्या हो गया है, Q2 से Q1 की ओर, यानी कि B बिंदु से A बिंदु की ओर, तो उधर मैंने मान लिया उसको क्या, इस तरीके से वो हो जाएगा R21 वेक्टर। ये हो गया हमारे पास में R21 वेक्टर Q2 से Q1 की ओर। तो R21 वेक्टर को अगर ओपन करूंगा तो ये होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है आपको, सर बिल्कुल। अब हम लोग बात करेंगे बलों की कि Q1 ने Q2 की तरफ Q2 पर बल लगाया, और अगर हम बात करें पहले सजातीय आवेशों के लिए तो Q1 जो है वो Q2 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और बल हमने मान लिया उसके ऊपर कौन सा लगता है, F21 वेक्टर। ठीक है सर, Q2 लगाएगा Q1 आवेश पर, उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो वो बल हमने क्या मान लिया, F12 वेक्टर। बिल्कुल सर। अगर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, परिमाणों की बात करूंगा, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से कि Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर बल, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर बल क्या होगा, Q2 आवेश पर बल लग रहा है किसके द्वारा, Q1 द्वारा। तो उसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या है, F21 वेक्टर। क्या होगा सर, K Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा यहाँ पे, सर बल जो F21 लगता है ये कहाँ लगता है, ये Q1 से Q2 की ओर लग रहा है, यानी कि ये प्रतिकर्षित करता है। Q1 जो है वो Q2 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, यह सर Q1 से Q2 की ओर, A से B की ओर, और A से B की ओर या Q1 से Q2 की ओर जो विस्थापन सदिश है उसको कौन डिनोट कर रहा है, R1 वेक्टर। तो आप यहाँ क्या करोगे, R12 वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर, और यहाँ F21 वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा R12 का कैप। क्लियर है आपको, बिल्कुल सर। अच्छा, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे हम लोग बात करें Q2 आवेश, इसी प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं कि Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल कितना लगेगा, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर अगर हम लोग बल की बात करें तो Q1 पर बल जो लगा रहा है उसको हमने किससे डिनोट किया है, सर उसको क्या है, F12 वेक्टर से, और उसका फॉर्मूला अगर लिखूंगा तो K Q1 Q2, इसमें कोई चेंज होता नहीं है। बिल्कुल सर। नीचे अब क्या आएगा, R12 आएगा या R21 आएगा, तो उसको डिसाइड करोगे कि भाई Q2 आवेश ने Q1 आवेश को क्या किया, प्रतिकर्षित किया है, फोर्स F12 लगाया किधर, Q2 से Q1 की ओर, और Q2 से Q1 की ओर या B से A की ओर जो इस विस्थापन सदिश को डिनोट कर रहा है वो कौन है, R21 वेक्टर। तो यहाँ पर क्या दर्शाओगे आप, R21 वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर,
और यहाँ पर हो जाएगा आपका R21 का कैप। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये अपने पास में 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा इसके बाद में आप क्या करोगे, देखिए कि इसके बाद में आप ये कर लीजिए, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं कि चूंकि अगर आप देखो कि R12 जो वेक्टर है ये बराबर है R21 वेक्टर के। देखिए ध्यान से, जो हमारा R12 वेक्टर है ये आ रहा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बिल्कुल सर। और जो R21 वेक्टर आ रहा है ये आ रहा है R1 माइनस R2 वेक्टर, यानी ये तो R2 माइनस R1 है और ये R1 माइनस R2 है। तो क्या हो रहा है कि वैल्यू, परिमाण तो दोनों का क्या आएगा, समान ही आएगा। दोनों का परिमाण तो क्या आएगा, अगर मैं परिमाणों की बात कर रहा होता तो दोनों का परिमाण क्या आता है इनसे, सर समान ही आता। कितना आता, R। अच्छा, लेकिन जो साइन की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, तो ये क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यानी कि R12 वेक्टर जो है ये माइनस के R21 वेक्टर है। यानी कि अगर मैं इनको सदिश रूप में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं कि R12 जो वेक्टर है ये R21 वेक्टर के ऋणात्मक वैल्यू के बराबर है। दिशा में क्या है, ये विपरीत है। अच्छा, तो इस के आधार पर, इसी आधार पर मैं क्या ले सकता हूँ, इसी प्रकार ये जो रिलेशन आपका वेक्टरों के रूप में आया है, R1 वेक्टर जो है ये बराबर है माइनस के R2 वेक्टर के, R21 वेक्टर के, तो ये कैपों में भी होगा। बिल्कुल सर, तो R12 जो कैप है ये बराबर होगा माइनस के R21 कैप के, बिल्कुल सर। तो अगर मैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखूं, R12 जो कैप है इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस के R21 कैप। तो ये वैल्यू रखनी है कहां पर हमको, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां लिख देता हूं, देखिए ये हमारा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 है मेरे पास F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में जो R12 वेक्टर है उसकी जगह मैं क्या लिखना चाहता हूँ, माइनस का R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कैप के रूप में लिख दूंगा माइनस का R21 कैप। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये माइनस था, इसको मैंने आगे ले लिया K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ माइनस का होल स्क्वायर हो रखा है तो उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि माइनस से का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा, माइनस का अगर स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही आता है। अच्छा, और यहाँ लिख जाम आ जाएगा अपना R21 का कैप। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। इक्वेशन नंबर जो 3 है वो है आपका F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, R21 का कैप। और इक्वेशन नंबर अगर सेकंड को देखो तो K Q1 Q2 ऊपर वाला सेम ही है, बिल्कुल सर, माइनस को छोड़ के ना। अच्छा, नीचे है R21 वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ भी R21 वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ है आपका R कैप 21 और यहाँ पर भी है R कैप 21, यानी कि माइनस को छोड़ करके बाकी सब जो है, माइनस को छोड़ के बाकी सब क्या हो रहा है, ये F12 वेक्टर हो रहा है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से अगर मैं लिखूंगा तो हमें क्या प्रूव हो गया कि F21 जो है ये F12 के बराबर है, किसके, ऋणात्मक वैल्यू के बराबर है। और यहाँ ये माइनस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी कि दिशा को डिनोट कर रहा है। यानी कि परिमाण में ये समान है लेकिन दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। तो यहाँ से भी ये प्रूव हो रहा है कि ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं, या न्यूटन की गति के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का जो है कूलाम का बल नियम पालन करता है, या कूलाम का नियम न्यूटन की गति के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आया। तो ये हमारा निष्कर्ष, यहाँ हम लोग जो है रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये किस लिए किया जाता है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहला आवेश दूसरे पर बल लगाता है और दूसरा आवेश पहले पर बल लगाता है। ये दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है, परिमाण समान होता है। वो आपको डायरेक्ट बताया था, तो वो सदिश निरूपण में क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो पहले आप ये उतारिए, उसके बाद में ये, आफ्टर दैट ये चूंकि लगा करके करोगे और उसके बाद लास्ट में। क्लियर फ्रेंड्स, आगे करते हैं हम लोग कूलाम के नियम का सदिश निरूपण जो है वो विजातीय प्रकृति के आवेशों के लिए। अभी हमने किया था वो सजातीय आवेशों के लिए किया, तो आगे करते हैं हम लोग विजातीय आवेशों के लिए, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए। विजातीय आवेशों के लिए
ये भी वैसे ही होगा जैसे आपका सजातीयों के लिए हुआ था। समझिए किस तरीके से। तो वही हमने पहले की तरह जो है क्या कंसिडर किया, एक निर्देश तंत्र मान लिया। ठीक है सर, ये आपका वही मूल बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ से मूल बिंदु से R1 वेक्टर स्थिति सदिश पर हमने एक बिंदु माना था A, जहाँ पर आवेश रख दिया था Q1, और इसी प्रकार बिंदु O से ही R2 वेक्टर स्थिति सदिश पर, R2 वेक्टर स्थिति सदिश पर बिंदु माना था B, और वहां पर आवेश रख दिया था Q2। और Q1 और Q2 पहले वाली कंडीशन के अंदर जो आवेश थे वो कैसे थे, सजातीय है। अब ये आवेश कैसे हैं, विजातीय हैं, यानी कि Q1 मैंने प्लस मान लिया तो Q2 को क्या मान लिया मैंने, माइनस मान लिया। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे माना Q1 व Q2 स्थिर बिंदु आवेशों को मूल बिंदु से क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर स्थिति सदिश पर रखा गया है, स्थिति सदिश पर रखा गया है। ये आप लिख लोगे, बिल्कुल सर। अच्छा, तो R1 जो है, अच्छा ये देखिए Q1 जो है वो प्लस का है और Q2 कैसा है, माइनस का है। इन दोनों के बीच का जो है ये जो आपका विस्थापन है, इसको मैंने मान लिया R। अगर बीच की दूरी की बात करूं मैं तो R मान लिया। विस्थापन की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगा तो विस्थापन की फॉर्म में आपको मालूम है कि कंसीडर करना पड़ेगा, पहले भी हमने किया है कि Q1 से Q2 की तरफ में अगर मैं इसका विस्थापन सदिश मानूंगा तो वो हमने माना था R12 वेक्टर Q1 से Q2 की तरफ। तो यहाँ आप लिखोगे कि माना Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर विस्थापन सदिश क्या मान लिया, R12 वेक्टर, और क्या लिख देंगे हम लोग उसको, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है सर। और इसी प्रकार आपको मानना पड़ेगा कि Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर विस्थापन सदिश, वो हमने क्या मान लिया है, R21 वेक्टर, और वो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये तो पहले भी माना था। अच्छा देखिए Q2 से किधर मान लिया, Q1 की ओर, क्या हो गया है वो, R21 वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब हम लोग अगर बलों की बात करें तो बलों की बात कर लेते हैं। देखिए कि Q1 आवेश पॉजिटिव है, Q2 आवेश कैसा है, नेगेटिव है। Q1 आवेश Q2 पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और किधर लगाएगा सर, आकर्षण का बल लगेगा यहाँ पर। तो आकर्षण का बल लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी कि Q1 आवेश Q2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो बल की डायरेक्शन होगी इधर, यानी कि F21 अप्लाई होगा Q2 से Q1 की ओर। ठीक है सर। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं, देखिए कि Q1 आवेश द्वारा Q2 पर बल, तो बल का फॉर्मूला आप लिखोगे F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन देखोगे F21 वेक्टर की, तो F21 वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, Q1 की ओर होगी, और Q1 की ओर विस्थापन सदिश को कौन डिनोट कर रहा है, R21 वेक्टर। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, R21 वेक्टर। क्लियर है आपको? ठीक है। और डायरेक्शन कौन बताएगा, R21 का कैप बताएगा। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 हो गया। समझ में आ गया आपको नीचे की किसको काम में लेना है, सजातीय प्रकृति वाले में आपको याद रखना मैंने क्या काम में लिया था, और विजातीय वाले में मैं क्या काम में ले रहा हूँ। अच्छा, इसी प्रकार लिखूंगा मैं कि Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर अगर बल की बात करूंगा तो ये हो जाएगा
1 2 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा यहाँ चेंज आएगा कि Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल लगेगा, किधर, ये लगाएगा स्वयं की तरफ, तो इस पर बल लगेगा इधर, यानी कि Q2 की तरफ, वो हो जाएगा F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर किधर लगा सर, Q1 से Q2, और Q1 से Q2 की ओर विस्थापन सदिश कौन डिनोट कर रहा है, R12 वेक्टर, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा R12 वेक्टर का कैप, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और पिछली बार की तरह अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ से अगर हम लोग देखें कि चूंकि R12 वेक्टर जो है ये बराबर है R21 वेक्टर के, परिमाण में तो क्या है आपस में सर बराबर हैं, और वो किसके बराबर हैं सर, R के बराबर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। R12 दिखा रहा है Q1 से Q2 को, और R21 दिखा रहा है Q2 से Q1 को, तो क्या हो गया अपोजिट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि R12 जो वेक्टर है ये बराबर है माइनस के R21 वेक्टर के, और अगर कैपों के रूप में लिखूंगा तो R12 कैप बराबर है माइनस R21 कैप के, ठीक है सर। अच्छा तो ये अगर वैल्यू में लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, पिछली बार भी हमने लिखा था, तो आगे देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से लिखोगे तो यहाँ पे देखिए F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2, ये एज इट इज है बिल्कुल सर। R21 वेक्टर स्क्वायर, R21 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस इधर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का R12 वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया माइनस का R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे माइनस का कैप के रूप में। देखिए R21 कैप लगा हुआ है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का R12 कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का R12 कैप, ये लिख दिया हमने। आगे सॉल्व करोगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 में कोई चेंज होता नहीं है, ये माइनस आगे आ गया, इधर हो जाएगा अपना R12 का कैप बटे में माइनस का स्क्वायर करूंगा, आपको मालूम है कि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही आता है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 3 को और सेकंड और थर्ड को अगर आप देखोगे तो F21 वेक्टर ये थर्ड, अच्छा माइनस के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ भी R12 का कैप है और वहाँ भी क्या है R12 का कैप है, तो ये माइनस को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा पूरा क्या बन रहा है F जो है 12 वेक्टर बन रहा है। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या देखेंगे, F12 वेक्टर बन रहा है, तो क्या यहाँ से भी आपको क्या पता लगा कि दोनों बल जो हैं वो एक दूसरे के परिमाण में समान होते हैं, लेकिन आगे माइनस आ रहा है, इसका मतलब दिशा में विपरीत होते हैं। तो ये हो गया आपका सदिश निरूपण विजातीय प्रकृति के आवेशों के लिए, तो ये भी आप कर सकते हो, समझ में आया होगा आपको। तो पता लग रहा है कि कूलाम के जो नियम है ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन दोनों ही कंडीशंस में करता है, चाहे आवेश सजातीय हो चाहे आवेश विजातीय हो। तो समझ में आया होगा आपको, उतार लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।